हेलो फ्रेंड्स। आज के इस सेशन में हम लोग एक कोल्ड वॉर के टाइम के किस्से देखेंगे जो बहुत ही चर्चित इशू है। तो और उस इसके बारे में ये देखेंगे कि किस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड दो पार्ट में बट गया था और कैसे एक दूसरे को एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए फाइट कर रहा था। इसी में एक हुआ था स्वेज क्राइसिस। ठीक, इस क्राइसिस के पीछे का हम देखेंगे और दूसरा चीज़ ये देखेंगे कि किस तरीके से मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के 1945 के बाद से 1991 तक ये जो पीरियड रहा है उसमें कैसे यूएसएसआर यूएसए एक ये दोनों वर्ल्ड में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए किस तरीके से लड़ रहे थे। इनडायरेक्टली वॉर जो कोल्ड वॉर है उसमें क्या क्या कहा जाता है उसके बाद में इनडायरेक्ट वॉर, जिसमें कि हम आर्म एमिनेशंस का यूज नहीं करते हैं बट मतलब पीठ पीछे हम जो भी हमारे पास टूल्स होते हैं उसको हम यूज़ करते हैं, जिसमें कि एस्पियनाज स्पाई हो गया इसका, या आर्म्स एमिनेशंस का प्रोडक्शन हो गया, उसका सेल हो गया, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र हो गया, कहीं पे पॉलिटिकल मतलब एसेसिनेशन होता था, कहीं पे कू होता था, कहीं पे किसी देश छोटा मोटा कंट्री है वहाँ पे उसके जो हेड ऑफ़ द स्टेट्स है उसको हटा दिया जाता था। मतलब इस तरीके से लड़ रहे थे जब भाई हम एक तरफ यूएसए था जो कह रहा था जब भाई ये कम्युनिस्ट की जो आइडियोलॉजी है यूएसएसआर का, ये मार्क्सवाद लेनिनवाद ये वाला आइडियोलॉजी है ये वर्ल्ड में नहीं फैलना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है ना वो मोनार्किज्म को बढ़ाता है। यहाँ पे पब्लिक या इंडिविजुअल राइट्स और उसके फ्रीडम को कहीं भी कोई वैल्यू नहीं है। इंडिविजुअल राइट्स का, पब्लिक के जो फ्रीडम होना चाहिए, जो एरिया जो चॉइस होना चाहिए, इस सब की कोई वैल्यू नहीं है। तो फिर जो ये एसएसआर कहता था जब भाई ये जो कैपिटलिस्ट वाला आइडियोलॉजी है ये एक इम्पीरियलिज्म आइडियोलॉजी है। यहाँ पे मतलब जो पूंजीपति वर्ग होते हैं वो कमज़ोर वर्ग का शोषण करते हैं, उसको एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन होता है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन होता है। तो इस तरीके से दोनों फाइट कर रहे थे, इसीलिए ये कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है वो वर्ल्ड में नहीं फैलनी चाहिए। और ये यूएसएसआर कहता था, यूएसए कहता था ये नहीं फैलना चाहिए। तो इसी सब के बीच में एक 1956 में हुआ था स्वेज क्राइसिस हुआ था। ये क्यों हुआ था और इसके पीछे का क्या था पूरे हम देखेंगे। देखिए, जब आप वर्ल्ड मैप देखते हैं तो यहाँ पे ये देखिए, ये आपका हो गया क्या है, ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका हो गया। ये आप मान के चलिए यहाँ से ये हो गया आपका, ये पूरा अरब वर्ल्ड है। अभी यहीं पे ये अरब वर्ल्ड हो गया आपका, ये अरब वर्ल्ड है। और ये जो है रेड सी हो गया, रेड सी। और यहाँ है ये पूरा इजिप्ट का पार्ट है, इजिप्ट का पार्ट। और यहीं पे फिर इजराइल है और जॉर्डन या सीरिया ये सब यहाँ पे है। ये रेड सी है। तो और ये हो गया आपका, ये ऊपर आप ये मेडिटेरेनियन, ये हो गया पूरा यूरोप। और ये हो गया मेडिटेरेनियन सी। यहाँ पे ये जिब्राल्टर हो गया, इसी जिब्राल जो यहाँ पे इधर अटलांटिक ओशियन होता है तो ये जिब्राल्टर स्ट्रेट हो गया, इसी जिब्राल्टर स्ट्रेट से आप मेडिटेरेनियन सी में इंटर करते हैं। ठीक, और ये यहाँ पे है रेड सी, ये हो गया रेड सी। ठीक, और इधर है मेडिटेरेनियन सी। इसमें जब आप मेडिटेरेनियन सी में जाने के लिए इसके थ्रू जाते हैं तो ये एक लैंडलॉक मतलब ये ब्लॉक था। तो यहाँ पे क्योंकि पहले क्या होता था, यूरोप की तो पूरी कॉलोनी थी, एशिया एशिया में और अफ्रीका में सारा कॉलोनी था। तो यूरोप को आने के लिए इस रूट का यूज़ करना पड़ता था, इधर से पूरे अफ्रीका, जिसको केप ऑफ गुड होप, ये केप ऑफ गुड होप इधर से घूम के आना पड़ता था इधर इंडिया में कहेंगे, या फिर इधर साउथ ईस्ट एशिया के अंदर इधर आने के लिए पूरे घूम के आना पड़ता था। तो जैसे भी लंबा रूट लगेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा और एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा होगा, तो वो था। तो इसको दूर करने के लिए यहाँ पे एक कैनाल बनाया गया, जिसको क्या कहते हैं, स्वेज कैनाल। ये सिनाई, यहाँ पे है सिनाई पेनंसुला। ठीक है, सिनाई पेनंसुला, सिनाई सिनाई पेनंसुला है, वो इजिप्ट का ही पार्ट है। ठीक, इजिप्ट का पार्ट है। तो ये 1893 में ही, 1893 के अप्रॉक्स इसी में ये सिनाई यहाँ पे स्वेज कैनाल बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? एक ब्रिटिशर के द्वारा बनाया गया था। ठीक, ब्रिटिश कंपनी के द्वारा ये बनाया गया था और कहा गया था कि भाई ये ब्रिटिश के कंट्रोल में रहेगा। उन्हें मतलब 90-99 सालों के लिए ब्रिटिश के कंट्रोल में ये दिया गया।
समझ गए? ये ब्रिटिश के कंट्रोल में दिया गया 99 ईयर के लिए। अब हम आते हैं 1956 में। ये क्राइसिस हुआ क्यों? 1956 में ये क्राइसिस हुआ क्यों? ठीक। अब देखिए, इस क्राइसिस के पीछे का यदि आप रीजन ढूंढोगे तो हम, ये तो है ही कि भाई वर्ल्ड में उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इधर चल रहा था डीकोलोनाइजेशन, क्योंकि मैक्सिमम कंट्री क्या था, कॉलोनी था, पूरी का पूरा कॉलोनी था यूरोप का। ठीक। उसके बाद इंडिया भी कॉलोनी था, डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस चल रहा था। तो डीकोलोनाइजेशन के बाद था कि भाई जो कोई कॉलोनी है वो जब हम हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल कंट्रोल आएगा उस कॉलोनी के अंदर, वो पॉलिटिकल कंट्रोल किस आइडियोलॉजी का आएगा? ये कम्युनिस्ट सरकार यहाँ पे बनेगी, सोशलिस्ट बनेगी। सोशलिस्ट का उतना उस टाइम उतना ये चीज़ था नहीं। रशिया फिर बाद में किया सोशलिज्म ये, लेकिन नहीं था। कम्युनिस्ट बनेगी या फिर क्या बनेगी, ये कैपिटलिस्ट या डेमोक्रेटिक्स, ये डेमोक्रेटिक, ये किस तरीके का सरकार बनेगी, इस बात पे बहस था। डीकोलोनाइजेशन के बाद किस तरह का सरकार यहाँ पे बनेगा, समझ गए? अब आप देखेंगे कि यूएसएसआर, ये यहाँ पे कोल्ड वॉर स्टार्ट क्यों हो गया, क्यों हुआ था, इसके पीछे का हम एक दो रीजन अभी बता मतलब एड्रेस करेंगे। और बाकी जो कोल्ड वॉर इसके पीछे का जो रीजन है सो कभी देखेंगे डिटेल्स में। एक ये रीजन था क्या, आप यदि देखोगे तो यूएसए ने क्या किया था कि जब देखो, जब का जर्मन खत्म हुआ, जर्मनी पूरी तरीके से हार गया, क्योंकि 1941 आई थिंक 41 में या 41 में ही जर्मनी ने क्या किया था, यूएसएसआर पे अटैक कर दिया था। ठीक, हिटलर ने अटैक किया था। तो फिर मैं यूएसएसआर भी इसमें आ गया था, कि इसमें वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंटर कर गया। ठीक। तो फिर इसका ग्रुप हो गया यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस, ये चारों मिलके जर्मनी के साथ फाइट कर रहे थे। जर्मनी और अदर मेंबर जो भी था जर्मन के ग्रुप में, जापान भी था जर्मन के साथ, ये सब थे। तो ये फाइट कर रहे थे। तब जब जर्मनी पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, जर्मनी को ख़त्म कर दिया, तो क्या हो गया, यूरोप के अंदर एक पावर वैक्यूम हो गया। पावर वैक्यूम मतलब जर्मन तो एक कह सकते हैं वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर था यूरोप के अंदर। तो यूरोप के पूरे बैलेंस ऑफ पावर एक तरीके से बट गया था। तो लेकिन जब जर्मनी ख़त्म हो गया तो एक पावर वैक्यूम हो गया था, समझ गए? तो इस पावर वैक्यूम को भरना इम्पोर्टेंट था। और दूसरा चीज़, जब जर्मन यहाँ पे ख़त्म हुआ तो फिर ये पूरा ईस्टर्न यूरोप का जो पार्ट था, ईस्टर्न यूरोप का जो पार्ट था, ये यूरोप का पार्ट इधर या जर्मनी से लेके ये हो गया, पोलैंड हो गया आपका, हंगरी हो गया, जितने भी बाल्कन स्टेट थे इधर, जितने भी बाल्कन स्टेट थे, बाल्कन स्टेट में सब आते हैं, रोमानिया हो गया, मोंटेनिग्रो हो गया, या फिर ये यूक्रेन, यूक्रेन तो यूएसएसआर का था ही। इधर जितने भी थे, बुल्गारिया था, जितने भी थे, यूगोस्लाविया था, ये सब बाल्कन स्टेट कहलाता है। जो कि पहले बाल्कन देखोगे तो आप ऑटोमन एम्पायर का वो पार्ट था बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक, लेकिन हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक पावर वैक्यूम हो गया। अब यूएसएसआर चाहता था भाई हमारा यहाँ पे जो था कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के यहाँ पे गवर्नमेंट बने थे। यूएसएसआर अपना पूरा एफर्ट लगा रहा था यहाँ पे। और इधर के जो पार्ट थे, यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस, ये चाहता था तो भाई यहाँ पे इलेक्शन हो, इलेक्शन होने के बाद यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बने। ठीक, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बने इलेक्शन होने के बाद, इसका था ये। दूसरा चीज़ जो देखें, कोल्ड वॉर स्टार्ट होने के पीछे का जो रीजन है, वो एक रीजन ये है कि जब यूएसए ने ब्रिटेन इस पे, जापान पे जब एटॉमिक बम का यूज किया और जापान ने सरेंडर कर गया, तो यूएसएसआर को एक तरीके से बहुत बड़ा शॉक लगा। और लगभग 1943 में अमेरिकन ने यूज किया था, समझ गए? तो यूएसएसआर को शौक लगा, क्योंकि यूएसएसआर ये देख रहा था जब भाई हमारी आइडियोलॉजी भी नहीं मिलती है और हमें लाइक भी नहीं करता, ये तो मजबूरी में है कि जर्मनी से फाइट करने के लिए हमको साथ में लेके आया है, कहीं ये यूएसए हमारे ऊपर एक भी न्यूक्लियर का यूज़ कर दिया। तो मतलब जब से लेके 5-6 साल लगा, यहाँ पे 49 में जाके यूएसएसआर ने अपना न्यूक्लियर मतलब टेस्ट किया था पहला। तो ये 5-6 साल का जो पीरियड था यूएसएसआर के लिए, ये बहुत ही टफ था उसको न्यूक्लियर के एक्वायर करने के लिए। तो एक तो दो रीजन ये था। तीसरा ये था कि देखोगे कि 1945 में क्या हुआ था, एक याल्टा कॉन्फ्रेंस हुआ था, याल्टा कॉन्फ्रेंस। ये याल्टा कॉन्फ्रेंस इस बात पे हुआ था कि भाई जब जर्मन
ख़त्म हो गया था। जर्मन ख़त्म होने के बाद उस टाइम यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे वो थे एफडीआर, मतलब डी रूजवेल्ट, फ्रांसिस डी रूजवेल्ट था, एफडीआर था। इधर हो गया ब्रिटेन में चर्चिल था, इधर यूएसएसआर के अंदर स्टालिन था, समझ गए। ये सब मिल के बैठे थे याल्टा में कि जो भाई अब जब ये वैक्यूम हो गया है तो अब आगे किस तरीके से दुनिया को लेके आगे जाना है, या फिर यूरोप के अंदर जो मुद्दा है उसको कैसे सुलझाना है, इसके लिए। दूसरा चीज़ ये था, इधर जापान जो था एशिया के अंदर, साउथ ईस्ट एशिया में अपना पूरी तरीके से लगा हुआ था अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए। जापान जापान लगा हुआ था पूरा इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए इधर एशिया में। तो यूएसए ने बोला यूएसएसआर को कि देखिए आप ऐसा कीजिए कि आप इधर जापान के ऊपर अटैक कीजिए, समझ गए, और इधर जापान के ऊपर एशिया के में, क्योंकि जापान इधर बॉर्डर टच करता है ना, एक तरीके यहाँ पे एक थोड़ा सा वाटर हटा देंगे तो टच करता है, नज़दीक है। यूएसएसआर को बोला कि आप जापान के ऊपर अटैक कीजिए। यूएसएसआर बोला कि देखिए हमारे मेरा तो एक 5 साल का नॉन एग्रेशन एग्रीमेंट है, जो एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आप कहते हो तो हम अटैक करेंगे, समझ गए। जब यूएसएसआर मान गया था जापान पे अटैक करने के लिए। उससे पहले जापान कितने बार यूएसएसआर को अटैक कर चुका था, उसे हरा चुका था, समझ गए। तो अब जब यूएसएसआर मान गया और ये यूएसए ने इसको कन्विंस किया, या जितने भी थे ब्रिटेन फ्रांस सब ने कन्विंस किया, तो फिर इससे पहले कि यूएसएसआर जापान के ऊपर अटैक करते, यूएसए ने क्या किया, न्यूक्लियर का यूज़ कर दिया। ये यूएसएसआर के लिए बहुत बड़ा एक कह सकते हैं जब बहुत बड़ा शौक था। और उस दूसरा न्यूक्लियर का यूज़, न्यूक्लियर के बारे में वर्ल्ड में किसी को नहीं पता था। तो उसके बाद ये स्टार्ट हो गया था कोल्ड वार। यहाँ से एक दूसरे को सस्पिशन से देखने लगे थे। एक और आपको हम बताते हैं, जब इटली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ कि जब इटली मुसोलिनी कोलैप्स किया, मुसोलिनी ख़त्म हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ कि इटली के अंदर अब यार भाई यहाँ यहाँ पे गवर्नमेंट किस तरीके के बने, तो जितने भी थे इधर यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब कह रहा था कि जो भाई यहाँ पे इवन फासिस्ट आ जाए, फासिस्ट गवर्नमेंट बन जाए यहाँ पे, ठीक, लेकिन कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ना बने, कम्युनिस्ट नहीं बने, ठीक। ये तो ये सब चीज़ दोनों के बीच में खाई बढ़ता जा रहा था, कम्युनिस्ट से इतना हेट करते थे, समझ गए। तो ये कोल्ड वॉर का चल रहा था, तो इसी में आप दो कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, तो यहाँ से अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए दोनों लगे पड़े थे। अपन इधर ईस्टर्न यूरोप के अंदर आप ये देखोगे कि बर्लिन को 2 पार्ट में बाँट दिया गया था, बर्लिन वॉल बना था। या फिर इधर आप देखोगे तो पोलैंड में देखोगे, हंगरी में देखोगे, इस सब में पूरा था कम्युनिस्ट का सरकार, मतलब कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का। यूगोस्लाविया में देखोगे जो टीटो था उसका ये सब कम्युनिस्ट का सरकार यहाँ पे आ गया था। अब देखिए हम अब सुएज़ क्राइसिस की बात करते हैं, सुएज़ क्राइसिस की बात। ये आपको हम एक बैकग्राउंड बताने की कोशिश कर रहे थे। अब देखिए सुएज़ क्राइसिस में आप तो ये देखेंगे, ये मैप हो गया, ये यहाँ पे ये ये आपका मैप हो गया, ये हो गया आपका कैनाल। अब देखिए, तो जब इजिप्ट में क्या हुआ कि इजिप्ट में यहाँ पे जो कर्नल नासिर था, कर्नल नासिर, इसने क्या किया यहाँ पे, जो यहाँ पे पहले का जो गवर्नमेंट था, ठीक, उसको वहाँ पे कू किया, उसको हटा के नासिर ने यहाँ पे सत्ता अपने हाथों में ली, सत्ता अपने हाथों में ली कर्नल नासिर। और एक तो पता ही है यहाँ पे इजराइल बना था, इजराइल बना था। अब इजराइल बना था तो ना, जब इजिप्ट था इसको भी क्या था, इजिप्ट को भी तो भाई ये अरब वर्ल्ड का, तो फिर ये भी इसको भी लीडर बनना है। तो एक इजराइल के साथ ही पहले जो भी हुआ था फाइट वो छोड़िए, हटाइए यहाँ पे। तो 1956 में क्या किया इसने, नासिर ने, इजिप्ट ने ये बोला कि भाई ये जो स्वेज कैनाल है, इस कैनाल को हम इंटरनेशनलाइज करेंगे। इंटरनेशनलाइज, इंटरनेशनलाइज का मतलब क्या हो गया कि जो भाई अभी ब्रिटेन और ये इसके फ्रांस के कंट्रोल में जो ये कैनाल है, उस कैनाल को हम क्या करेंगे कि अब हम इंटरनेशनलाइज करेंगे, मतलब तुम्हारे कंट्रोल से हटाएंगे, हम अपने कंट्रोल में लेंगे। यहाँ से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो हम अपने पास रखेंगे, और जो पहले उसके कॉन्टैक्ट हो रखा था उसको हम बोले कि वायलेट करेंगे। कुल मिला के ये था कि भाई तुम्हारे पास जो ये कंट्रोल है उसको हम छीनेंगे, ठीक। 1956 में ये बात हुआ था। इसके पीछे का जो नासिर का था, क्योंकि अब देखेंगे ये है आपका इजिप्ट, इजिप्ट में एक नाइल रिवर बहती है।
अब नाइल रिवर बहती है तो मेन था जो भाई हम नाइल रिवर है उसमें हमको डैम बनाना है, डैम बनाएंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा और दूसरा वाटर इरिगेशन के लिए होगा। तो जिससे क्या होगा कि हमारी जो एक मतलब इकोनॉमी ग्रो करेगा, एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो हम यहाँ को इंटरनेशनलाइज करके हम इसमें पैसा लगाएंगे। ठीक, तो ये बात था इजिप्ट का। तो यहाँ पर बोला असवान डैम जो सुनते हैं वो, उसके बारे में ये। अब देखिए दूसरा यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि आप ये देखोगे तो जैसे ही यहाँ पे मतलब नासिर ने कंट्रोल किया। नासिर ने एक काम क्या किया कि इधर एशिया के अंदर जब यहाँ पे चाइना में जब चल रहा था कि चांगकांग काई शेक जो जो वहाँ पे एक कांग्रेस मतलब डेमोक्रेटिक या लिबरल थॉट वाला जो था, और दूसरा इधर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का बीच में फाइट चल रहा था। आज जब माओ ने इस चांग काई को बाहर निकाल दिया और ये जाके ताइवान में जाके बैठ गया था, तो जितने भी वेस्ट ब्लॉक थे, यूएसए इस चीज़ को लाइक नहीं करता था जब भाई कम्युनिस्ट तो नहीं होना चाहिए। तो उसने इवन तो सीपीसी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना था उसको इवन यूएन के अंदर मेंबरशिप भी नहीं दिया था, मान्यता भी नहीं दिया था। ठीक, ये चीज़ चल रहा था इस बीच से। और ताइवान को भी इवन आप ये देखोगे कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट मेंबरशिप है पहले ताइवान के पास ही था। 1973 में जाके जब निक्सन के साथ जब रिलेशन अच्छा हुआ है तब जाके उसको हटा के उसको चाइनीज़ को दिया गया था, मेनलैंड चाइना वाले के। नहीं तो उससे पहले यूएन का भी मेंबर नहीं था। इधर नासिर ने क्या किया कि इसने जो ताइवान का जो मान्यता दे रखा था वो ख़त्म करके उसने बोला कि जो भाई यही है मेन चाइना, यही है जो माओ वाला चाइना है वो। तो इस तरीके से इससे क्या होगा कि एक आइडियोलॉजी लेवल पर ये देखा गया कि भाई ये तो फिर कम्युनिस्ट ब्लॉक में जा रहा है। ठीक, एक तो ये हुआ। दूसरा कम्युनिस्ट ब्लॉक में जा रहा है। दूसरा चीज़ किसने क्या किया कि नासिर ने लगभग चेकोस्लाविया से ये आसवान डैम के नाम पे पैसा मार्केट से लिया। जो जो थ्योरी है, आसवान डैम के नाम पे मार्केट से पैसा लिया, और पैसा लेने के बाद इसने क्या किया कि चेकोस्लोवाकिया से लगभग 300 साढ़े 300 मिलियन का इसने आर्म्स एम्यूनेशन उठा के लेके आया। और आर्म एम्यूनेशन उसने लेके क्यों आया? क्योंकि उसको अरब वर्ल्ड में इजराइल को पीटना था, इजराइल को डिफीट करना था। ठीक, फिलिस्तीन के इशू को लेकर, समझ गए, उसको लेकर करना था। अब जब ये किया, जब ये सब उधर चल रहा था मेन, अब यूएस के गवर्नमेंट उस टाइम था, ट्रूमैन का ख़त्म हो गया था, आइजनहवर आया था, आइजनहवर। और तब तब क्या हुआ, तब ब्रिटेन और फ्रांस ने देखा कि भाई इसको अब नेशनलाइज कर रहा है, इंटरनेशनलाइज कर रहा है इसको, स्वेज कैनाल को, तो हमारे कंट्रोल से हट जाएगा। और ब्रिटेन फ्रांस का ये था कि जो भाई जितने भी इधर कॉलोनी ख़त्म हुए थे, तो कॉलोनी तो ख़त्म हो गया था, डीकॉलोनाइजेशन तो हो गया था, लेकिन इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट और अदर कल्चरल इंटरेस्ट, ये सारा इंटरेस्ट तो था ही नहीं था। अपना मेंबरशिप मतलब इसके साथ अच्छा रिलेशन करके अपना एक डोमिनेंस, इनडायरेक्ट डोमिनेंस रखना, ये करने के लिए तो इसको तो इसका यूज़ था ही। ठीक, यार इधर भी अरब में भी उसका बहुत सारे इंटरेस्ट थे। अब बोला जो भाई ये मेन रास्ता कोई बंद कर देगा तो फिर कैसे होगा? तो ब्रिटेन फ्रांस ने बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, हम इसके ऊपर अटैक करेंगे। तो ब्रिटेन फ्रांस इजराइल ये तीनों को बीच में बात हुआ, चलो भाई ठीक है, हम इसके ऊपर अटैक करेंगे और ये चीज़ बाहर लेंगे। अब देखिए इधर यूएसए जो था, यहाँ पे यूएसए और यूएसएसआर, इसके बीच में थोड़ा सा रिलेशंस जो था वो एक कह सकते हैं स्टालिन चला गया था, स्टालिन का टाइम ख़त्म हो गया था, क्रुश्चेव आया था, निकिता क्रुश्चेव का टाइम था, क्रुश्चेव, मेलकनव और बुल्गारिन, ये सब उस टाइम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइनीज़ में नहीं नहीं यूएसएसआर के जो कम्युनिस्ट पार्टी था उस टाइम उसका हेड थे। तो स्टालिन ख़त्म हो गया था, तो यूएसए ने भी सोचा जब भाई थोड़ा जो अभी रिलेशन बहुत टेंस चल रहा है, तो ये रिलेशन को भी थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि सुधारने की कोशिश की जा रही थी। तो यूएसए ने बोला, ब्रिटेन फ्रांस को बोला कि जो भाई इस तरह का अभी रहता मत फैलाओ, ये सब जो भी हो रहा है वो करने दो। तो अब ब्रिटेन फ्रांस तो था, यूएसए का हेल्प लेने का कह रहा था कि भाई तुम भी आओ इसमें और इसको करते हैं, लेकिन यूएसए बोला कि नहीं नहीं, अभी इस मामले को ख़त्म करो, इसको यहाँ पे लेके नहीं जाओ। अब देखिए इसमें एक चीज़ क्या हुआ यहाँ पे कि यूएसए ने क्या किया, इस मुद्दा को सिक्योरिटी काउंसिल में लेके नहीं गया, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में उसे पता था सिक्योरिटी काउंसिल में जाएंगे तो यहाँ पे क्या करेगा ब्रिटेन फ्रांस,
वीटो का यूज़ करेगा, वीटो का यूज़ करके फिर क्या करेगा, उस जो रेज़ोल्यूशन है उसको ख़त्म करेगा, बोलेगा नहीं, नहीं वॉर मतलब फ़ाइट करना ज़रूरी है, अटैक करना ज़रूरी है। तो यूएस ने क्या किया, जो इधर वाला ये इश्यू था इसको लेके चला कहाँ कहाँ चला गया, जनरल असेंबली में लेके चला गया। यूएन का जो जनरल असेंबली है, आम सभा जिसको बोलते हैं, जनरल असेंबली में गया और जनरल असेंबली में मतलब कंसेंसस के साथ इसको पास किया गया और ये बोला गया कि इस पे अटैक नहीं करना है, ठीक ये किया गया। दूसरा चीज़ अभी यूएसए में क्या था कि एक इलेक्शन का टाइम चल रहा था, एजनेवर के आई थिंक एजनेवर ही था, इलेक्शन का टाइम था। तो यूएस में इलेक्शन का जो टाइम आता है तो उस टाइम थोड़ा सा इंटरनेशनली जो भी आप किसी भी तरीके का काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा दिखाना पड़ता है जो नहीं नहीं अभी हम शांतिपूर्वक ये वर्ल्ड ऑर्डर को रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी था। अब रशिया के साथ यूएसएसआर के साथ फाइट करना था नहीं, लेकिन ब्रिटेन फ्रांस ने फिर बोला नहीं नहीं हम ये करेंगे ही करेंगे। तब जब ये करा तब यूएसएसआर ने बोला कि भाई तुम यदि यहाँ पे करोगे तो हम यहाँ पे मिसाइल लगा देंगे तुमके ऊपर, दागेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ कि यहाँ पे जाके जो बात जो था वो संभल गया, यहाँ पे फाइट उतना हुआ नहीं। इजराइल थोड़ा सा अटैक किया था इसके ऊपर, सिनाई में जाके अटैक किया था इजराइल ने, और लेकिन फिर बात यहाँ पे संभल गया, यहाँ पे हुआ नहीं। तब आप देखोगे कि नासिर को जो देखोगे कि ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, नॉन अलाइनमेंट का एक तरीके से ये भी ध्वजवाहक बना था। और जब सुएज क्राइसिस चल रहा था तो इंडिया ने यूएसएसआर के सपोर्ट में वोट किया था सुएज क्राइसिस में, और ब्रिटेन फ्रांस को बोला था तो भाई तुम गलत कर रहे हो। ठीक, ये चीज़ पूरा सुएज क्राइसिस है। आप देखोगे जब सुएज क्राइसिस में इंडिया ने क्या किया था, यूएसएसआर का सपोर्ट किया था, लेकिन जब हंगरी क्राइसिस चल रहा था, हंगरी क्राइसिस इसी टाइम में सेम टाइम में था, 1956 का ही पीरियड है। हंगरी क्राइसिस में जब वेस्ट ने एक रेजोल्यूशन लाया तो फिर इंडिया ने उसमें उसका साथ नहीं दिया था। यहाँ पे हेमनेटी ग्राउंड पे उस टाइम मतलब एक तरीके से फॉरेन पॉलिसी देखिए उस टाइम हमारी क्या पॉलिसी थी, हमारा जो इंटरनल गवर्नमेंट है उसकी क्या आइडियोलॉजी है, तो ऑब्वियसली ये जो इंटरनेशनल पर वो किस तरह की आइडियोलॉजी को वो सपोर्ट करेगा। ये एक फॉरेन पॉलिसी कभी भी किसी कंट्री का स्टैटिक्स नहीं रहता है, वो वर्ल्ड में अकॉर्डिंग टू समीकरण समीकरण को देखा जाता है, इक्वेशन को देखा रहता है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में ना हमारा कोई मित्र है ना कोई हमारा शत्रु है। हमें अपने जो 1.4 बिलियन पीपल है उसके इंटरेस्ट के लिए काम करना है, हमारे अपने लोगों के लिए काम करना है, तो उसके इंटरेस्ट में जो अच्छा होगा वो उस तरीके का डिसीजन लिया जाएगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 1956 में जो डिसीजन लिया गया था वही डिसीजन अभी भी लेना है, वही डिसीजन 100 साल बाद भी लेना है, वही डिसीजन 70s में लिया गया, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो स्टैटिक्स नहीं रहता, वो अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ योर पीपल, इंटरेस्ट ऑफ योर पीपल, उसके अकॉर्डिंग फॉरेन पॉलिसी डिसाइड होता है। तो ये सब था स्विस क्राइसिस। अब हम देखेंगे फिर कुछ और नए टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।